नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एसआरसी सेंटर के इस नए वीडियो में। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा चुका था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की प्राचीनतम अवधारणा क्या है, आधुनिक अवधारणा क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मुख्य रूप से 3, अन्य 5। तो उसी तरह से इसमें मैं पढ़ाऊंगा कि जो 3 मुख्य अवस्थाएं थी, क्या उनका कोई गुण भी है। तो गुण में द्रव, ठोस और द्रव का गुण बता दिया गया था, इसमें आप लोग को बताना है गैस का गुण। तो चलिए हेडिंग डालिए, द्रव का यानी कि गैस का गुण। तो गैस के गुण की अगर हम बात कर दें तो गैस, हेडिंग डालिएगा, गैस का गुण। तो गैस के गुण की अगर हम बात कर दें तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि गैस का निम्नलिखित गुण होते हैं। गैस के निम्नलिखित गुण होते हैं। निम्नलिखित गुण होता है। समझ रहे हैं? गैस के निम्नलिखित गुण होता है। अगर पहला हम बात कर दें, पहला गुण क्या हो सकता है? तो पहला गुण की बात किया जाए, आइए पहला गुण लिखिएगा कि द्रव जो गैस होते हैं, गैस का आयतन तथा गैस का आयतन तथा आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं। समझ रहे हैं? पहला गुण लिख दिए हैं। दूसरा गुण लिख सकते हैं। दूसरा गुण क्या लिख सकते हैं? दूसरा गुण में हम लिख सकते हैं जो द्रव होते हैं। दूसरा गुण में हम लिख रहे हैं द्रव, यानी कि पहला गुण हो सकता है कि द्रव के जो आयतन तथा आकृति होते हैं, गैस के जो आयतन तथा आकृति होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। दूसरा गुण की बात कर दे रहे हैं तो गैस में अंतराणुक अवकाश प्रबल होता है। अंतराणुक अवकाश ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? द्रव में अंतराणुक अवकाश क्या होता है? ज्यादा होता है। तीसरा गुण लिख सकते हैं कि तीसरा गुण क्या हो सकता है? सॉरी, गैस द्रव मन पड़ रहा है, गैस हो जाएगा। तो गैस में अंतराणुक आकर्षण बल नगण्य होते हैं। नगण्य होता, देखिएगा इसको सब पहले, नगण्य होता है। समझ रहे हैं? क्या होता है? नगण्य होता है। उसी तरह से अगर हम अन्य बात कर दे रहे हैं तो इनमें चौथा लिख सकते हैं, इनमें तरलता का गुण पाया जाता है। इनमें तरलता का गुण पाया जाता है। तरलता का गुण पाया जाता है। समझ रहे हैं? इनमें तरलता के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते रहे हैं तो एक और इसका पांचवा हिस्सा लिख लीजिएगा कि जो द्रव होते हैं यह संपीड्य, द्रव में सॉरी गैस में संपीड्यता द्रव में संपीड्यता, गैस में संपीड्यता अधिक पाया जाता है। अधिक पाया जाता है। इसको नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम एंड आपके पेपर के लिए जो कि आएगा। ठोस द्रव गैस का गुण लिखिए। ठोस द्रव गैस का गुण लिखिए
तो इससे पिछले वीडियो में ठोस द्रव गैस के गुण के विषय में बता दिया गया है। इसमें आप लोग को बताया जा रहा है कि गैस का क्या गुण हो सकते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अगर हम बात कर दे रहे हैं, आप लोग को कुछ पिछले वीडियो में मैं अंडरलाइन करवाया था। मैं बोला था, आइए अंडरलाइन थोड़ा सा देख लिया जाए। अंडरलाइन में पहला बोला था अंतराणिक आकर्षण बल क्या होते हैं, दूसरा अंतराणुक अवकाश क्या होते हैं, तीसरा विषम यानी कि विसरण क्या होते हैं, और उसके बाद से संपीड्य क्या होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको जानने से हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंतराणुक अवकाश। अंतराणुक अवकाश, जैसे कि अगर अंतराणुक अवकाश की अगर हम बात करते रहे हैं, तो आइए सबसे पहले मान लीजिए कि एक हम गोला ले लिए, समझ रहे हैं, एक हम क्या ले लिए हैं, गोला ले लिए। इस गोले में हम छोटे छोटे कणों को रख दिए, छोटे छोटे कणों को रख दिए, समझ रहे हैं, छोटे छोटे कणों को क्या कर दिए हैं, रख दिए। ऐसे छोटे छोटे कणों को रख दिए हैं। अब बताइए कि ये जो कण होंगे एक दूसरे को खींचते रहेंगे, एक दूसरे को खींचते रहेंगे। बस आप हमें एक छोटा सा समय दें तो मैं आप लोग को इसमें कुछ सिमुलेशन दिखा सकता हूं कि ये जो होते हैं कैसे काम करते हैं। समझ रहे हैं, सिमुलेशन में केमिस्ट्री का अगर हम आ जा रहे हैं पदार्थ, इसमें आइए, बस स्टार्ट हो जाने दीजिए। इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि इन दोनों के मध्य में कैसे आकर्षण बल क्या होता है, जब इसको सिमुलेशन के माध्यम से समझाया आसानी से जा सकता है। जैसे मान लीजिए माइसोलेशन की बात की है, अगर माइसोलेशन की बात किए हैं तो इंट्रो में हम ले रहे हैं, आइए समझ रहे हैं। अगर बॉन्ड की बात करते हैं तो आप यहाँ पे कुछ देखेंगे, जैसे कि H2O, जैसे कि यहीं पे ले लीजिए, मान लीजिए कि H2O है तो हाइड्रोनियम में टूट जा रहा है और OH पर माइनस में टूट जा रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ और ले ले रहे हैं, इसको ले ले रहे हैं, आप देखिएगा क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि यह एक छोटे छोटे रूपों में बढ़े हुए हैं। देखिएगा, यह एक छोटे छोटे रूपों में क्या हुए हैं, बधे हुए हैं। मतलब कि अगर बात किया जाए इसके अणुओं को, तो इन अणुओं में हम ये देखेंगे कि यह ऐसे एक दूसरे से ऐसे इस रूप में बधे हुए हैं। समझ रहे हैं, एक दूसरे से क्या हुए हैं, बधे हुए हैं। अब ये जो एक दूसरे से बधे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिएगा अगर मैं अपना अंगुली ले रहा हूं और इसको ऐसे पकड़वा दे रहा हूं, पकड़वाने के बाद से अब कितना भी खींचेंगे ये टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। एक निश्चित बल के बाद से जब हम अपनी पूरी शक्ति को खोने लगेंगे तो यह हमारी हाथें धीरे धीरे छूटने लगेंगी। समझ रहे हैं, ये हाथें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, छूटने लगेंगी। लेकिन इसको छुड़ाने के लिए एक निश्चित पावर की आवश्यकता पड़ेगी, एक निश्चित पावर की आवश्यकता पड़ेगी। उसी पावर के विषय में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो अणुओं, पदार्थ के किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही अंतराणुक आकर्षण बल कहलाता है। तो इनके मध्य ये जो एक दूसरे से बॉन्डिंग के रूप में बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग के रूप में बंधे हुए हैं, समझ रहे हैं, यही क्या कह रहा है, देखिएगा यह स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एकदम कस के बंधे हुए हैं, इन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। उदाहरण में अगर हम बैक करके लेके आ रहे हैं इस पे, समझ रहे हैं, तो बस थोड़ा सा हमको एक और समय दे दीजिए कि मैं आपको इसका एकदम बेहतरीन समझा सकूं। बेहतरीन के लिए बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आइए, इसमें मैं गैस और सबका परिभाषा यहाँ पे दिखा सकता हूँ, समझ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बोला हूं कि इसमें सिमुलेशन के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्या इन दोनों के मध्य कोई अंतराणुक आकर्षण बल, पहला कंडीशन हम बोले हैं अंतराणुक आकर्षण बल, आकर्षण बल, समझ रहे हैं। अंतराणुक, अंतर मतलब होता है अंदर, अंत मतलब क्या होता है, अंदर, और आणु का मतलब हो जाएगा अणु, आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे के समीप, एक बॉन्ड के रूप में, और बल का मतलब होता है फोर्स, फोर्स होता है। यह कहीं ना कहीं हमको इसमें सीखने की जरूरत है। तो इसमें हम सबसे पहले एक आइडल ले ले रहे हैं, समझ रहे हैं।
एक चेम्बर समझ लीजिए, और चेम्बर में थोड़ा से हम क्या कर रहे हैं, आराम से थोड़ा से गैस को इसमें हम पुट कर रहे हैं, तभी आपको आसानी से दिखाया जा सकता है कि ये कैसे एक दूसरे से काम करते हैं। समझ रहे हैं, कैसे एक दूसरे से काम करते हैं। बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। आइए अब इसको हम आसानी से समझा सकते हैं। यह किस अवस्था में है, तो गैस अवस्था में। और जब गैस अवस्था में है तो आपको बताया ना कि गैस अवस्था में जो गैस की अवस्था होती है, यहां समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि गैस की अवस्था समझ रहे हैं, गैस की अवस्था में जो अणु होते हैं, यह दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। समझ रहे हैं, होते यानी कि जो गैस की अवस्था होती है ना, इसमें जो अणु होते हैं वो लोग क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि यह गैस की अवस्था में जो अणु है यह काफी दूर दूर है, लेकिन जो ही अगर इसको हम ठंडा करना शुरू करते हैं तो ठंडे के कारण जो गैस के अणु होते हैं एक दूसरे के पास आना शुरू कर देते हैं। मतलब इनके जो अंतराणु का अवकाश होता है वह कम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं इसको हीट देखिएगा कितनी गतिज ऊर्जा में चल रहे थे, मैं इसको ठंडा कर रहा हूँ, और जो ही इसको ठंडा कर रहा हूँ तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा आप लोग खुद देख लीजिएगा कम होना शुरू हो गया होगा। ये बड़ी धीरे धीरे अवगति कर रहे हैं। समझ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इनके प्रेशर को देखिए, जब हम किसी भी पदार्थ के, जब हम याद रखिएगा कि जब हम किसी भी पदार्थ के यानी कि गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो ठंडा के समय उनका प्रेशर भी कम हो जाता है और अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, कम होने लगती है, क्योंकि उनका स्थान दूर दूर होने के कारण, तापमान ज्यादा होने के कारण अणु दूर दूर होते हैं। लेकिन जो ही तापमान कम होता है तो वह एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि कभी कभी मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बात करूं कि ठंडियों के दिन में देखिएगा, ठंडियों के दिन में हम लोग ये देखते हैं कि जो ही ठंडियां ज्यादा बढ़ती हैं तो अगल बगल का बैठा सोया हुआ व्यक्ति, मम्मी भैया कोई भी हो, अगर सोए रहते हैं लोग तो पास में आ जाते हैं, पास में सोने के लिए। वही गर्मी में क्या करते हैं, बीच में तकिया रख देते हैं कि दे ना सटेक चाहिए। समझ रहे हैं ना, तो सेम टू सेम देखिएगा एकदम कम हो गया है। आप अब इसको समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा आप इसमें देखिएगा, ये जो दिखाई दे रहे हैं इनके मध्य क्या अंतराणु का अवकाश दिखाई दे रहा है, खाली खाली जगह दिखाई दे रहा है। इस खाली जगह को ही हम क्या कह सकते हैं, अंतराणु अवकाश। क्या कह सकते हैं, अंतराणु अवकाश कह सकते हैं। लेकिन यह एक दूसरे से जिस बॉन्ड के रूप में बंधे हुए हैं, एक दूसरे से, जो मैं पिछले सिमुलेशन में दिखाया हूं कि एक दूसरे से एक बॉन्ड के रूप में बंधे हुए थे, उसी को हम क्या कह सकते हैं, जब एक दूसरे से एक बॉन्ड के रूप में बंधे रहेंगे उसी को अंतराणु आकर्षण बल कहते हैं। तो इसमें कोई भी अणु जब एक दूसरे से बंधे हुए रहेंगे, समझ रहे हैं, एक आकर्षण बल के कारण, वही आकर्षण बल क्या कहलाएगा, अंतराणु आकर्षण बल कहलाएगा। जो कि अंतराणु का आकर्षण बल ठोसों में ज्यादा होता है, द्रव में कम होता है और सबसे कम गैस में होता है। सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। समझ रहे हैं, उसी तरह से अंतराणु का अवकाश की बात कर देंगे तो अणुओं के मध्य खाली स्थान को ही अंतराणु का अवकाश कहते हैं। समझ गए। अब ससंजक बल किसे कहते हैं, तो समान अणुओं के मध्य, ध्यान से सुनिएगा, किसी पदार्थ के समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल ही ससंजक बल कहलाता है। समझ रहे हैं, तो आइए इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया है। अभी इससे ज्यादा सिमुलेशन में अगले वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे ये कण एक दूसरे से काम करते हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते जाइए कि क्या क्या इसमें सीखने को मिल रहा है। आइए अगर हम बात कर दें इसमें, अगर हम बात कर दें तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताया हूं, देखिएगा कि क्या पिछले इसी में ऐसे ही तो ऐसे रूप में था ना, तो ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है। तो पहले हेडिंग डालिएगा, पहला हेडिंग डालिएगा, पहला हेडिंग अंतराणु अवकाश, अवकाश। समझ रहे हैं, अंतराणु अवकाश। तो अंतराणु का अवकाश का परिभाषा क्या हो जाएगा,
अंतराणु अवकाश का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो इसका परिभाषा होगा तत्वों के या पदार्थों के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतराणुक इसमें क कर दीजिएगा, अंतराणुक अवकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतराणुक अवकाश कहलाता है। समझ रहे हैं? अंतराणुक अवकाश कहलाता है, यानी कि पदार्थों के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान या खाली स्थान को क्या कहते हैं? अंतराणुक अवकाश कहते हैं। दूसरा अगर परिभाषा की हम बात करते हैं, तो होगा अंतराणुक आकर्षण बल। अंतराणुक आकर्षण बल, समझ रहे हैं? अब अंतराणुक आकर्षण बल का परिभाषा क्या हो जाएगा? ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अंतराणुक आकर्षण बल की बात कर देंगे तो हम कहे हैं कि अणुओं के मध्य लगने वाला बल, अणुओं के मध्य लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? अंतराणुक आकर्षण बल कहलाता है। तो इसका परिभाषा लिखिएगा, अणुओं के मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल ही अंतराणुक आकर्षण बल अंतराणुक आकर्षण बल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अंतराणुक आकर्षण बल का मतलब, अंतराणुक, अंत मतलब अंधा, अणु मतलब अणु, और आकर्षण मतलब एक दूसरे के पास अट्रैक्शन वाला। तो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? अंतराणुक आकर्षण बल कहलाता है। समझ गए ना? उसके बाद से मैं आप लोग को पढ़ाया था ससंजक बल। अब आइए ससंजक बल के विषय में भी देख लिया जाए। ससंजक बल, अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? तो अगर इसका परिभाषा की अगर हम बात कर दें, इसकी परिभाषा की अगर हम बात कर दे रहे हैं ससंजक बल का, तो इसका भी कोई ना कोई परिभाषा हो जाएगी। तो आइए इस परिभाषा के विषय में थोड़ा सा देख लिया जाए कि ससंजक बल का क्या परिभाषा होगा। हम बोले हैं कि समान प्रकार के अणुओं के मध्य, पदार्थों के समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल ही ससंजक बल कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? समान अणुओं के मध्य, ऐसे लिखिएगा, पदार्थों के समान अणुओं के मध्य, पदार्थों के समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल ही, आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? ससंजक बल। ससंजक बल देखिएगा, ससंजक बल कहलाता है। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसका आप थोड़ा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ रहे हैं?
मैं थोड़ा से नीचे करते चल रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यह पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। समान प्रकार यानी पदार्थों के समान अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही ससंजक बल कहलाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अणु जब एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे उसी बल को ससंजक बल कहेंगे, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु एक दूसरे पर बल लगाएंगे उस बल को आकर्षण बल कहेंगे। तो आकर्षण बल एक प्रकार का ससंजक बल कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ससंजक बल हो गया है। अब विसरण किसे कहते हैं? तो विसरण का मतलब हो जाएगा फैलने का गुण, फैलने का गुण, अर्थात पदार्थ के अणुओं को फैलने का गुण ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। संपीड्य किसे कहते हैं? तो हम बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, थोड़ा से और। विसरण, हेडिंग देखिएगा, विसरण, विसरण, समझ रहे हैं? अब विसरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? विसरण की परिभाषा हम बोले हैं कि पदार्थ के अणुओं को, पदार्थ के अणुओं को, अणुओं को फैलने का गुण ही, फैलने का गुण ही, गुण ही विसरण कहलाता है। विसरण, विसरण देखिएगा, विसरण कहलाता है। समझ रहे हैं क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। नेक्स्ट अगर हेडिंग की हम बात कर दे रहे हैं, नेक्स्ट अगर हम जैसे कि मान लीजिएगा पदार्थ के अणुओं को फैलने का गुण ही क्या होता है? विसरण कहलाता है। जैसे कि अगर आप लोग रास्ते उस्ते में जाते हैं तो कभी कभी आप लोग अगल बगल में कहीं अच्छा खाना बनता है तो आप सिर्फ सुगंध से, चाहे कोई अच्छा सेंट मारा रहता है तो उसको देखकर आप सिर्फ उसके पास जाते ही कहते हैं कि वाह अच्छा सेंट है। तो वह जो उसके कण है, सेंट के कण है, एक दूसरे से क्या रहे हैं? फैल रहे हैं। समझ रहे हैं? और जितना ज्यादा तापमान होता है अणुओं को फैलने का चांस उतना ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? तो विसरण क्या हो जाएगा? तो पदार्थ के अणुओं को फैलने का गुण क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। उसी तरह से हम पढ़ेंगे संपीड्य। क्या पढ़ेंगे? संपीड्य, संपीड्य। अब संपीड्य का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो संपीड्य की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, संपीड्य की परिभाषा की बात कर दें तो कह सकते हैं पदार्थों को एक दाब देने पर सिकुड़ने तथा पुनः अपने अवस्था में आने का गुण ही क्या कहलाता है? संपीड्य कहलाता है। तो हम क्या बोले हैं? बोले हैं कि पदार्थों को, पदार्थों को, पदार्थों को फूलने, आम भाषा में फूलने तथा पिचकने, पिचकने, और पिचकने का मतलब होता है सिकुड़ना। पिचकने का मतलब सिकुड़ना। तो बोले हैं पदार्थों को फूलने तथा पिचकने का गुण ही, गुण ही संपीड्य कहलाता है। संपीड्य कहलाता, संपीड्य कहलाता है। जैसे कि गुब्बारा आप लोग देखे हैं ना, गुब्बारा, तो गुब्बारा को आप फुला देते हैं, आप दाबते हैं तो एकदम सट जाता है, लेकिन छोड़ते हैं तो पूरा फूल जाता है। सोखता देखे हैं जिस पर जो सोफा की कुर्सियां होती हैं उस पर बैठते हैं लोग, तो बैठते समय वो नीचे धंस जाता है, लेकिन जो ही उठते हैं तो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। मतलब फोम कह सकते हैं, फूला हुआ गुब्बारा कह सकते हैं। तो गैसों में संपीड्य का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, द्रव में उसके अपेक्षा कम पाया जाता है और सबसे कम ठोस में पाया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये तो परिभाषाएं हो गई। अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगा आपका प्लाज्मा अवस्था। किससे प्लाज्मा अवस्था का परिभाषा क्या है? प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण क्या है? उसके बाद से बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसके बाद से आपका पहला चैप्टर का लगभग कह सकते हैं 80% क्वेश्चन को कवर कर लिया गया रहेगा। समझ रहे हैं? यह सिर्फ आपके 9th के लिए ही नहीं बल्कि वन डे एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए